1400 बीसी का दौर था। इस समय पूरे इजिप्ट पर फेरो तुथमोसिस III का शासन था, जिनका बेटा राजकुमार तुथमोसिस IV जब एक दिन गहरी नींद में था ना, तब उसे एक सपना आया कि एक बड़ा सा शेर जिसका सर इंसान की तरह दिखता है वो शिकार पर जा रहा है कि तभी वो शेर अचानक रेत के ढेर में धंसने लगता है और मानो उसमें समा जाता है। पर उससे पहले वो राजकुमार तुथमोसिस IV से कहता है कि वो उसे उस रेत से बाहर निकाले, जिसके बदले में वो उसे पूरे इजिप्ट का राजा बना देगा। अब इसके कुछ समय बाद जब राजकुमार तुथमोसिस IV इजिप्ट का फेरो बना, तब उसने अपने सपने वाली जगह पर खुदाई करवाई, जहां उसे उसके सपने वाला एक बड़ा से इंसानी सर वाली शेर की मूर्ति मिली, जिसे आज हम स्फिंक्स के नाम से जानते हैं। एक बड़ा सा स्टैचू जो गीजा के इन पिरामिड से भी कई हजार साल पुराना था। राजा ने स्फिंक्स का रेस्टोरेशन कराया, उसको पूजा, साथ ही साथ इसे रेगिस्तान की रेतीले हवाओं के इरोजन एंड डैमेज से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवाई। लेकिन राजा के साथ साथ उस समय के इजिप्शियंस के मन में भी ये सवाल था कि पिरामिड से भी पुराने इस बड़े से स्टैचू को आखिर बनाया किसने और आखिर इन स्फिंक्स का पर्पस क्या था। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, कई सेंचुरीज तक स्फिंक्स ऐसे ही खड़ा रहा। इवन कई इजिप्शियन किंग्स ने इसे उनके गॉड की तरह भी पूजा। पर आखिर तुथमोसिस IV के ये गॉड अचानक से इस रेगिस्तान में आए कहां से थे? वेल, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके तार हमें 2700 बीसी में इजिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ओल्ड किंगडम तक लेकर जाते हैं, जिस एम्पायर ने 500 सालों तक पूरे इजिप्ट पर शासन किया था अंटिल 2200 बीसी, जब अचानक एम्पायर में हुई सिविल वॉर एंड फैली महामारी ने ओल्ड किंगडम एम्पायर को पूरी तरह से तोड़ दिया। जिसके बाद तो स्फिंक्स को मानो इजिप्शियंस भूल ही गए और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे रेत के नीचे दबता चला गया और कई सेंचुरीज बाद तो ये पूरी तरीके से रेत में समा चुका था, जब तक कि 1400 बीसी में राजकुमार तुथमोसिस IV ने स्फिंक्स का सपना देखकर उसे उस रेत से बाहर नहीं निकाला। पर तुथमोसिस IV के एम्पायर के बाद भी स्फिंक्स पिरामिड्स की ग्रैंडनेस के सामने मानो कहीं खो गया। न्यू किंग्स ने पिरामिड्स के रेस्टोरेशन पर तो ध्यान दिया, पर स्फिंक्स पर जरा सा भी नहीं। एंड अगेन, हजारों सालों के इग्नोरेंस के बाद स्फिंक्स के केवल सर को छोड़कर इसका ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा गीजा के रेगिस्तान में डूब चुका था। जिसके बाद साल 1817 में हमें स्फिंक्स के रेस्टोरेशन का सबसे पहला प्रयास देखने को मिला, जब जियोवानी बैटिस्टा कैविग्लिया ने 160 वर्कर्स के साथ मिलकर स्फिंक्स के चारों ओर से रेत को हटाने की कोशिश की। पर अच्छे इक्विपमेंट्स ना होने के चलते ना वो जितनी तेजी से रेत को हटा रहे थे, रेत उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस खोदे गए गड्ढों में गिर रही थी, जिसके चलते स्फिंक्स को रेत से बाहर निकालने का ये प्रयास नाकामयाब रहा। जिसके बाद 1930s में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट सेलिम हसन ने एक बड़ी टीम के साथ स्फिंक्स को रेत से बाहर निकालने की कोशिश की, जिनकी ये कोशिश कामयाब रही और फाइनली पहली बार ये पूरा स्ट्रक्चर रेत से बाहर आया और मॉडर्न टाइम में पहली बार लोगों ने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा। लेकिन स्फिंक्स से जुड़े अभी भी कुछ ऐसे राज थे जो मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था। साल 1863 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्टे मैरिएट ने स्फिंक्स के पास मिले वोल्केनिक रॉक पर 2500 बीसी में इजिप्ट पर राज करने वाले फेरो खाफरी की एक बड़ी सी कार्व्ड पेंटिंग को देखा। साथ ही साथ इस फाइंडिंग ने स्फिंक्स के अराउंड कई पिलर्स भी देखने को मिले, जिनकी टोटल काउंटिंग 24 है, जिनके पास कई स्मॉल रूम टाइप स्ट्रक्चर भी बने थे। ऑल्सो एक दूसरी फाइंडिंग में हमें स्फिंक्स के चारों ओर 132 मीटर यानी कि 433 फीट में फैली ईंटों की एक दीवार भी मिली, जो हजारों सालों से रेत के नीचे दबी थी। लेकिन स्फिंक्स के पास मिली इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो स्विस आर्कियोलॉजिस्ट हार्बर्ट रिके द्वारा साल 1960s में स्फिंक्स के पास मिले रेमिनेंट्स पर रिसर्च में ये पाया गया कि स्फिंक्स के चारों ओर मिले ये स्ट्रक्चर किसी मंदिर के हैं, जिस मंदिर में स्फिंक्स उनके भगवान की मूर्ति की तरह था। ये टेम्पल सन यानी कि सूर्य देव को समर्पित था, क्योंकि जो 24 पिलर्स हमें स्फिंक्स के पास मिले हैं ना, उनमें हर एक पिलर 24 आवर के 1 आवर को दर्शाता है। जिसके अलावा मार्च और सितंबर के दौरान हमें स्फिंक्स के पास एक ड्रामेटिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी देखने को मिलता है, जब सूरज डूबते वक्त सीधा स्फिंक्स के शोल्डर से होता हुआ डूब
डूबता है। पर और भी चौंकाने वाली डिस्कवरी तो इसके एक दशक बाद सामने आई। तो साल 1970s में कुछ अमेरिकन टूरिस्ट इजिप्ट में स्फिंक्स के पास से गुजर रहे थे। तब उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक फीमेल अमेरिकन टूरिस्ट अपने घोड़े से नीचे गिर गई, क्योंकि उसका घोड़ा रेत में मौजूद किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराया था। जिसके बाद जब वहां लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें वहां कई छोटी छोटी ईंट की दीवार रेत में दबी हुई देखने को मिली। और जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब उन्हें यह पता चला कि यह ओल्ड किंगडम एम्पायर के दौर का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जिसमें करीब 600 लोगों के शरीर को दबाया गया था, जिनकी कब्र के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। और इस डिस्कवरी के केवल 9 साल बाद ही आर्कियोलॉजिस्ट लहनर ने इस जगह के आसपास खुदाई में कई घरों जैसे स्ट्रक्चर को भी डिस्कवर किया। और जब इस पूरे एरिया को अच्छे से मैप किया गया तो उन्हें यह समझ आया कि यहाँ केवल एक कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि एक एंशिएंट सिटी भी मौजूद थी, जिसकी मैपिंग से यह पता चलता है कि ये शहर ऑलमोस्ट 10 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, जहां पर कई छोटे घर और सड़कें मौजूद थी। अब रिसर्चर्स के मुताबिक ये ओल्ड किंगडम के दौरान बनाया गया था, जिसमें 1600 से 2000 लोग रहते थे। अब आखिर द ग्रेट स्फिंक्स कितना पुराना है? वेल, ये क्वेश्चन काफी डिबेटेबल है, क्योंकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी फिक्स डेट पर नहीं पहुंचे हैं। पर ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो स्फिंक्स को साल 2540 बीसी के दौरान ओल्ड किंगडम के 4th डायनेस्टी फेरो खाफरी को दर्शाता है, और उन्हीं का चेहरा हमें स्फिंक्स पर देखने को भी मिलता है। जबकि स्फिंक्स पर ही मिले दूसरे एविडेंसेस के बेसिस पर कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ थियरीज बनाई है, जिनके अकॉर्डिंग इसकी एज 10,000 साल पुरानी है, यानी गीजा के इन ग्रेट पिरामिड से ऑलमोस्ट 2 गुनी से भी ज्यादा। नाउ फॉर एग्जांपल, स्फिंक्स की एग्जामिनेशंस में हमें यह पता चलता है कि इसमें प्रयोग किए गए लाइमस्टोन्स ने एक पीरियड ऑफ टाइम में एक साथ काफी ज्यादा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब किया था। ऑल्सो इनके किनारों पर वाटर इरोजन्स के भी निशान हैं, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि स्फिंक्स सहारा के जिस रेगिस्तान में मौजूद है ना, वहाँ बारिश ना के बराबर होती है। ऐसे में इस सूखे हुए बंजर रेगिस्तान में इतना ज्यादा मॉइस्चर का आना एक सवाल तो खड़ा करता है, जिसका जवाब देते हुए कई बार आर्कियोलॉजिस्ट स्फिंक्स के एज को पिरामिड से कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज जिस सहारा रेगिस्तान में स्फिंक्स मौजूद है, वो आज भले ही पूरी तरह रेगिस्तान और बंजर क्यों ना हो, लेकिन आज से 8500 बीसी के दौरान ये इलाका काफी हरा भरा था। यहाँ पर एक रेन साइकिल चलती थी, और शायद इस दौर में ही स्फिंक्स को बनाया गया होगा। और इसी दौर में इसके लाइमस्टोन ब्लॉक्स तक बारिश के पानी से ही ये इरोजन और मॉइस्चर पहुंचा होगा। पर सहारा के वातावरण में 3500 बीसी से 1500 बीसी के बीच अचानक ड्रास्टिक बदलाव आए, और ये हरा भरा रीजन एक बंजर रेगिस्तान में बदल गया। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड थियरी साल 1989 में रॉबर्ट बॉवेल द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अपने एक पेपर में पब्लिश किया कि नील रिवर के रिलेटिव बने ये गीजा के पिरामिड एक 3D होलोग्राम की तरह है, जिनसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 ब्राइटेस्ट स्टार्स का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन बनता है, जो स्टार्स आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले इन पिरामिड से अलाइंड थे। इन शॉर्ट, इन दोनों थियरीज के अकॉर्डिंग स्फिंक्स पिरामिड से कई हजार साल पहले और आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन स्फिंक्स की मिस्ट्री केवल इसकी एज तक ही नहीं रुकती, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में कई मिस्टीरियस पैसेजेस भी मौजूद है। तो दोस्तों, स्फिंक्स स्ट्रक्चर में मौजूद सबसे मिस्टीरियस पैसेजेस में से एक इसके फेस के बिल्कुल पीछे मौजूद है, या मुझे कहना चाहिए हाँ। तो देखो, 15th सेंचुरी के टूरिस्ट जॉन हेल्फ्रिक ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए दुनिया को इस टनल के बारे में बताया। उनके मुताबिक जब वो साल 1565 से 1566 के बीच इजिप्ट में स्फिंक्स को देखने गए थे, तब एक प्राइस्ट ने उन्हें स्फिंक्स के कानों के पीछे छुपे एक सीक्रेट पैसेज को दिखाया था, जहां से वो प्रीस्ट उस स्फिंक्स के सर के अंदर जा सकता था, और जहां से वो प्रीस्ट जब कुछ बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो स्फिंक्स खुद बोल रहा हो। लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो इस सीक्रेट पैसेज को साल 1926 में बंद कर दिया गया था। पर इसी दौरान यहाँ काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को स्फिंक्स में एक और मिस्टीरियस पैसेज देखने को मिला। तो साल 1926 में जब स्फिंक्स के चारों ओर रेत को हटाने का काम चल रहा था, तब इसके नॉर्थ साइड में जमीन से सटी हुई बड़ी सी टनल देखने को मिली। वैसे उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे वापस से भर दिया गया था। लेकिन इसके 50 साल बाद एक बूढ़ा आदमी जिसने इस पैसेज को बंद करते वक्त यहाँ काम किया था, उसने साल 1926 में यहाँ काम कर रहे इंजीनियर को उस सीक्रेट पैसेज के बारे में बताया, जिसके बाद साल 1980 के दौरान इस पैसेज को दोबारा से डिस्कवर किया गया, जिसे रंप पैसेज नाम दिया गया।
और इस बार आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे अच्छे से मैप किया, जिसमें उन्हें कई चौंकाने वाली बातें देखने को मिली। जैसे कि ये पैसेज अपर एंड लोअर दो एरिया में डिवाइडेड था जो एक दूसरे के ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर थे, जिसका ऊपरी हिस्सा ग्राउंड लेवल से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर 4 मीटर की हाइट पर था, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1.8 मीटर थी। जबकि लोअर पैसेज नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता था, जिसकी एंट्रेंस 1.3 मीटर वाइड था और ये स्फिंक्स में करीब 5 मीटर की डेप्थ तक जाता था। अब इसके अलावा ना साल 1978 में भी रूटीन रेस्टोरेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को स्फिंक्स के पीछे एक और सॉफ्ट टाइप टनल मिली थी, जिसे की होल शाफ्ट नाम दिया गया था। अब ये स्फिंक्स में किस लिए बनाई गई थी ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, पर मेजरमेंट के मुताबिक की होल शाफ्ट की चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई 2 मीटर की है। अब दोस्तों मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेहनर की माने तो स्फिंक्स इजिप्शियंस के लाइफ एंड डेथ के बीच एक कॉस्मिक इंजन की तरह काम करता था, क्योंकि मार्क लेहनर के मुताबिक स्फिंक्स जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर इसके अराउंड टेम्पल्स एंड पिरामिड से इसके कनेक्शन को देखा जाए तो ये किसी कॉस्मिक इंजन की तरह है जो सूरज की ऊर्जा और इजिप्ट के दूसरे गॉड्स की ऊर्जा को मिलाकर किसी इजिप्शियन किंग को दोबारा से जीवन देने के मकसद से बनाया गया था, जो उस राजा को एक एटर्नल लाइफ ही नहीं देता बल्कि यूनिवर्स के नेचुरल ऑर्डर को भी सस्टेन रखने का काम करता था। वैसे देखो ये बस एक थियरी है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी स्फिंक्स एंड इजिप्ट के इन पिरामिड्स के ऐसे कई राज है जिनके बारे में या तो हम इंसान अभी तक नहीं जानते या फिर उन राज को हमसे छुपाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और देखो यार, लाइक्स में कंजूसी बिल्कुल मत करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर क्यों कोई भी जहाज इस सीक्रेट जगह को पार नहीं करता। आखिर अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच बसे इस पैसेज में ऐसा क्या है कि यहाँ पर जाने वाला कोई भी जहाज वापस नहीं लौट पाता। वेल यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।